चलिए, तो आज हम लोग क्लास में उन चीज़ों को देखेंगे। हम लोग मुगल साम्राज्य में भू-राजस्व प्रशासन और भू-राजस्व की जो व्यवस्था था, वहाँ तक हम लोग देख रहे थे। उसमें बहुत सारा मूल-चूल परिवर्तन जो किया गया था अकबर की हुकूमत में, उसमें कई चीज़ों को हम लोगों ने देखा और सिकंदरी गज़ की प्रचलन को उन्होंने परिवर्तित किया था। और उन्होंने क्या किया था कि बाँस का फिक्स एक ज़रीब तैयार किया, उसी से माप-जोख की व्यवस्था को उन्होंने लाया था। तो आज की हम लोग इस क्लास में महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे कि वो चीज़ तो फिक्स हो गया कि जहाँ भी मेजरमेंट के क्रम में एरर हो रहा था, एरर को उन्होंने फ्री किया। और जो चैन था, रस्सी था या जो फीता था, उस तरह की जो माप की व्यवस्था था, जिसमें जो प्रॉब्लम था उसको ठीक करके उन्होंने फिक्स एक तरह का एक एस्टीमेट रेडी किया जो बाँस का था और उससे हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे। इसमें हम लोग देख चुके। आप लोगों का जो भी शिव शंकर कुमार जो भी कोई प्रश्न है, हम लोग क्लास के लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे ज्वाइनिंग के रिलेटेड या अन्य कोई प्रश्न है। राजीव प्रकाश भूषण, ये सारी चीज़, शशि कुमार, आशीर्वाद, शुभकामना। तो हम लोग क्लास के बाद ख़त्म कर लेते हैं। क्लास छोटा ही होगा, बहुत बड़ा क्लास नहीं होगा, क्योंकि लगभग चीज़ें हम लोग मुगल साम्राज्य को देख चुके थे, जो बेसिक चीज़ें था उसको शासन हुकूमत करने का। अब मेन है कि इसकी जो स्थानीय इकाई जो प्रशासन था, उसने कैसे मॉनिटरिंग किया राजस्व को और कैसे कलेक्ट किया, इन चीज़ों को देखना है, कितने जगह पर उन्होंने बनाया था। और एक क्लास और ब्रिटिश हुकूमत में जो चीज़ें मूल-चूल था उसको देख लेते हैं, उसके बाद खत्म होगा। उसके बाद हम लोग एलआरसी की जो खास करके मेन जहाँ आप काम करने जा रहे हैं, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब समझ में आ जाएगा तो चीज़ों को वहाँ समझाना भी आसान होगा और बहुत सारा चीज़ आपको आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्लास के लास्ट में आपके जितने प्रश्न हैं, उस सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? हम लोग आज की क्लास को हम लोग देखें और समझें। ये अकबर की हुकूमत को हम लोग देख रहे थे, मुगल एम्पायर में जो था, भू राजस्व प्रशासन की जो प्रशासनिक ढांचा, व्यवस्था या लगान का सारा चीज़ हम लोग आगे पिछले क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग जहाँ से क्लास छोड़े थे, भूमापन के पैमाने के संबंध में अकबर द्वारा किया गया कार्य, क्या-क्या था उसमें? एक हम लोग पढ़ चुके थे, है ना? सिकंदरी गज़ की जगह पर ये बाँस की जो जरीब लाया गया था, उसका जो मापी की शुद्धता के उद्देश्य से, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ज़रीब एक ऐसा माप था जो 60 का फीज या 384 मद यानी 788 पाउंड के नाप सकता था। ये ध्यान में रखिएगा ये। इसे भूमि की नपाई के लिए प्रयोग किए जाने लगा तथा जिस भूमि पर फसल बोई जाती थी उसे जरीब के नाप से उल्लेख किया जाता था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नपाई का कार्य जंजीर द्वारा किया जाता था तथा 11 गज की 5 जंजीर मिलाकर एक जरीब माना जाता था। दूसरे शब्द में 60 गज या 2 गिठियाएं बराबर एक जरीब होता था। तो ये एक यूनिट इन्होंने तैयार कराया इस तरह का, जिससे काफी छोटे स्तर पर यूनिट बनाकर इसको, पंकज, गुड इवनिंग, नापा जा सके और जो भूमि विवाद उस समय में था कृषकों के बीच, किसानों के बीच, उसे खत्म किया जा सके और जो हुकूमत उस समय शासन में थी उसे मूल रूप से मैक्सिमम लगान प्राप्त हो, उसका उद्देश्य यही था। आप भी जो कार्य करने जा रहे हैं उससे उद्देश्य सरकार का है, मैक्सिमम जो भू राजस्व प्राप्त हो रहा था जो आज बंद है वो आ जाना चाहिए। निकिता, गुड इवनिंग। तो यहां समझ गए? इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत है तो बताएंगे। ये उसका पूरा स्ट्रक्चर था कि कितना बराबर कितना होगा, ये सारा चीज था। यहां देखेंगे 60 का पीस या 384 मद यानी 788 पाउंड नाप सकता था ये एक जरीब में। एक जरीब में उसको और डिफाइन करने के लिए यहाँ क्लियर किया गया। और इसमें क्या क्या हो सकता था, तो फसल जो बोई जाती थी उसके लिए जरीब से नाप करने का उल्लेख कर दिया, कंफर्म कि आपको जरीब से ही मापना है। और वो जरीब क्या था? 11 गज 5 जंजीरें मिलाकर एक जरीब होता था। 11 गज या 5 जंजीरें, 11 गज 5 जंजीरें मिलाकर एक जरीब माना जाता था। या दूसरे शब्दों में उसे कह सकते हैं कि 60 गज या 2 गिठाएं बराबर एक जरीब होता था। क्लियर हो गया? जो एक चैन एक सिक्कर जिसको कहते हैं, जो आज के डेट में सिक्कर कहते हैं, वही जरीब। क्लियर है? अब इन्होंने चेंजिंग करके एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाया 1585 में।
1585 में बहुत बड़ा चेंजिंग लाया और इन्होंने क्या किया, गजे इलाही की प्रचलन कर दिया। अब जो है इसी से माफ होगा, सिकंदरी गज को समाप्त करके अब गजे इलाही को 1585 में ला गया। 1585 में पैमाइश के लिए केवल गजे इलाही के प्रयोग की अनुमति दी गई। केवल किसको? गजे इलाही को अनुमति दिया गया। गजे इलाही एक नया मुस्लिम टर्म है, ये उर्दू का शब्द है, अरबी भाषा है ये। गजे इलाही मतलब एक ऐसा गज था, गज जिससे कि नापने के लिए कर दिया गया कि इसी से जो बांस वाला था उसी को, जो पिछले क्लास में बताए थे। गजे इलाही 82.5 सेंटीमीटर लंबा होता था, वह 41 अंगुल के बराबर था। सिकंदरी गज जिसका अब तक का प्रयोग होता था, सिकंदरी गज भी लगभग वही था 41 अंगुल का, और गजे इलाही सिकंदरी गज से थोड़ा बड़ा था, थोड़ा सा बड़ा था। 60 गज लंबी और 60 गज चौड़ी भूमि जो 3600 वर्ग गज 1 बीघा के बराबर थी। आधुनिक एकड़ के आधार पर अकबरकालीन बीघा 3600 इलाही गज, 3600 इलाही गज लगभग 325 वर्ग गज अथवा 5/8 एकड़ के बराबर, अभी का जो है एकड़ है उसके बराबर ये होता था। 325 वर्ग का 1 एकड़ उस समय माना गया। बस एक क्लास और रोहित, बस एक क्लास और बताएंगे, उसके बाद हम लोग 2011 की नियमावली पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर जो है 12 का नियमावली, फिर 17 का नियमावली कंटिन्यू चलेगा। रोहित बस स्टार्ट कर देंगे, एक क्लास और। अंग्रेजी हुकूमत में बहुत सारा चेंजिंग हुआ, उस समय में बहुत सारा सर्वे हुआ और कितना कितना टाइम लगा, इसकी बाद की जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगली क्लास जो है ब्रिटिश हुकूमत का रोहित, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान सर्वे जो बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर ये कितने दिनों में, 2 साल में हटा देगा, 4 साल में हटा देगा, तो जब देखिए कि उस समय से जो सर्वे स्टार्ट हुआ, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दोनों की क्या स्थिति था उसको समझ जब लेंगे, तब आप बहुत आसानी से पैनिक होंगे नहीं और बहुत आसानी से काम को करेंगे। नीलू कुमारी, गुड इवनिंग। चलिए, तो ये यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसकी प्रशासनिक इकाई को हम लोग समझ लें। प्रशासनिक इकाई समझना इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से अभी वर्तमान जो भू राजस्व विभाग की प्रशासनिक इकाई है, जो कि पहले क्लास में हमने बताया है, उस तरह का यहाँ स्ट्रक्चर तैयार था 1585 यानी अकबर के समय में भी। परगाना मिलता है, मौजा मिलता है, ये सब चीजें वहां भी था, सरकार का शब्द वहां भी मिलता है, पटवारी शब्द वहां भी था, ये सारा चीजें था। इसको थोड़ा समझ लीजिए, बहुत छोटा क्लास है। मौजा, इन्होंने क्या किया कि अपनी हुकूमत के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक स्ट्रक्चर को तैयार किया। मैक्सिमम हमें लगान टैक्स प्राप्त हो कृषकों से। कहां जाना होगा? गांव की ओर पहुंचना होगा। मान लो कि सरकार के एक जिला में ही कर्जालय हो और वहीं से सारा चीज ऑर्डर हो, वहीं से फॉलो हो, तो मालूम चलेगा बीच में बहुत सारा गड़बड़ी होगा जो कि पता ही नहीं चलेगा। इसने जिला स्तर से तोड़ करके गांव स्तर तक प्रशासनिक स्ट्रक्चर को तैयार किया और यहीं से शब्द जो आज वर्तमान में मौजा है, ये मौजा यहां भी था पहले। जो गांव स्तर पर रेवेन्यू विलेज हैं उसी को मौजा कहते हैं। मौजा, मौजा या गांव भू राजस्व प्रशासन की मूलभूत इकाई थी। ये क्या था? मूलभूत इकाई थी। ग्राम स्तर पर मुकदम, पटवारी तथा चौकीदार प्रशासन कार्य संभालते थे। इसके अंदर कृषक, कृषि जोग भूमि, आबादी, तलैया, नाले तथा बंजर जमीन शामिल थी। इस मौजे के अंदर में क्या था? कृषि जोग भूमि था। इस आबादी कितना होगा इस मौजा में, तलैया तालाब वगैरह होगा, नाला नहर नाला होगा, या बंजर जो जमीन था, इस सब मौजे के अंतर में था। और इस मौजे के अंदर जो पदाधिकारी था, मखदूम, पटवारी, चौकीदार, इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था की गई। इससे भी एक छोटा यूनिट को लाया गया, परगाना। छोटा छोटा मौजा को मिलाकर के एक परगाना कर दिया, वहां एक कर्जालय लगा दिया कि यहाँ सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे, परमानेंटली रूप से उनकी कर्जालय हो जाएगा। उसे ही परगाना शब्द दिया गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब ये जो परगाना ऑफिस किया गया, परगाने ऑफिस का जो प्रमुख अधिकारी जो होगा कर्जालय का, उसको सिकदार कहा गया। सिकदार।
परगाना में सिकदार परगाने का एक प्रमुख अधिकारी था। सिकदार तथा आमिल, दो तरह का पर्यायवाची ये शब्द है, देखिएगा, सिकदार और आमिल, ये दोनों तरह के पदाधिकारी नाम था। अर्थात जिसे प्रकार सरकार में अमल गुजार, जो सरकार में था कलेक्टर के जगह पर, है ना, अमल गुजार राजस्व अधिकारी था, उसी प्रकार परगाना में सिकदार का पद था। और सिकदार कर निर्धारण करता था, कर एकत्रित करने में अन्य अधिकारियों के सहयोग देता था। आमिल का काम परगाने की मलगुजारी निश्चित करना था। आमिल का क्या काम था? मलगुजारी को सुनिश्चित करना कि कौन सा जमीन पर क्या टैक्स लगेगा, अपने स्वविवेक से। यहाँ फसल कितना हो रहा है, कैसा बंजर भूमि है, कैसा कृषि योग्य भूमि है, क्या है, उसके हिसाब से। तो इसका निर्धारण करने का काम था कर का। उसकी वसूली करना था, साथ में वसूली करने का भी काम इसके साथ साथ में था। इस कारण किसानों के साथ निकट संपर्क रहता था। और क्या था, ये डायरेक्ट किसान से, कृषक से डायरेक्ट टच में था। ये परगाने में भू लगान सह भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित 3 प्रमुख अधिकारी थे। कितने प्रमुख अधिकारी थे? 3। यथा कानूनगो, आमिल और अमीन। कानूनगो जो जोत की भूमि या उसमें बोई गई फसल, पैदावार, लगान आदि के कागजात रखता था। अब कानूनगो के जिम्मेदारी दे दिया गया कि जो भूमि की कागजात किसी को दिया गया, वसीयत बना करके दिया गया सरकार के द्वारा इतना एरिया का, उस कागज को देख रेख करना, रखना, साथ में उसमें क्या फसल बोई गई है उसकी भी जो विवरणी है उसको भी दे रखना है आपको, और साथ में फसल पैदावार में क्या टैक्स लग रहा है उसके हिसाब से। इसकी जिम्मेदारी कानूनगो को दी गई। अमीन भूमि के नापी करने के लिए रखा गया, तो इसके नाम भी दिया गया परगाना अमीन। ये अमीन का नाम था पहले परगाना अमीन। करने के साथ, मापी करने के साथ भू राजस्व का निर्धारण भी करता था। और ये अमीन का जिम्मेदारी भी एक साथ में लगा दिया गया आमिल के साथ साथ, कि आप यदि नापी करने जा रहे हैं, उस स्थिति में यदि क्षेत्रफल बढ़ता और घटता हो किसी कृषक का, तो आप भी उसकी टैक्स का जो पर्ची दिया जाता था उसमें आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये पावर था उस समय अमीन का। कानूनगो को इस कार्य में उसकी सहायता करता था। ठीक है। आमिल का कार्य शांति तथा मलगुजारी वसूल करने में अन्य अधिकारियों की सहायता करना था। और आमिल का क्या प्रयोग था कि यदि कोई टैक्स देने में कोई मामला आ गया तो समझौता, शांति व्यवस्था कायम करने में ये लगा रहता था। नेक्स्ट, मुंसिफ का कार्य अमीन के समान था, समान ही होता था। वह मलगुजारी एकत्र करता था, वह किसानों को सीधा संपर्क में था। एक मुंसिफ भी एक पद दे दिया गया एक परगाने के अंदर में, वो भी टैक्स वसूलने का काम करता था। ये जो हुकूमत चल रही थी तो उसमें मैक्सिमम उद्देश्य था कि हम इतने हैंड्स को नीचे स्तर पर फैला दें कि एक भी कृषक के यहाँ हमारा जो है टैक्स ना छूटे और 100% हमारे टैक्स को सरकार को प्राप्त हो। तो ये इतना स्ट्रक्चर तैयार किया गया था परगाने के स्तर पर। अब था सरकार, ये सरकार था जिला स्तर पर। सरकार की जो व्यवस्था था ये जिला स्तर पर था। प्रांत या सूबा सरकार में विभक्त था, जो आजकल के जिले के समान था। सरकार का प्रधान राजस्व अधिकारी कहें या आलम गुजार अथवा करोड़ी भी उसे कहा जाता था, उसे करोड़ी भी कहा जाता था। प्रधान था, क्या था? अम्ल गुजार, करोड़ी या आमिल। मतलब गुजार भुगतान के लिए प्रेरित भी करता था। और ये क्या करता था, इनका मुख्य रूप से काम था कि भुगतान करने के लिए प्रेरित करना। अलगुजार का कर्तव्य तथा किसानों को स्वयं आकर मलगुजारी भुगतान करने के लिए प्रेरित करता था। मलगुजारी एकत्र करे अलमगुजार को जमीन की मापी सही विवरणी रखनी पड़ती थी, ये जिला लेवल पर। तो आप लोग जो अभी कार्य करने जाएंगे तो जो खतिहान तैयार करेंगे तो एक कॉपी खतिहान जिला स्तर पर भी रहेगा, एक खतिहान ब्लॉक स्तर पर भी रहेगा, और एक खतिहान आपके मौजा स्तर पर जो राजस्व कर्मचारी होंगे 3 प्रति बन के रेडी होगा। ये आगे जब हम पढ़ाएंगे सर्वे वाला जो अभी रूल है उसके तहत ये 3 सेट में आप भी तैयार करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट को, नक्शा को, खतिहान को कंप्लीट रूप से। उस तरह का यह 3 स्टेज हो गया, एक परगाना स्तर पर, एक मौजा के स्तर पर और एक जिला के स्तर पर। ये तीनों जगह डॉक्यूमेंट रहेगा, कौन सा रैयत के पास कितने सारी जमीन है, क्या उसकी फसल है, क्या लगान है, उसके हिसाब से। आर्यन, मलगुजारी मतलब टैक्स, लगान, रेंट, क्लियर हो गया आर्यन?
मालगुजारी मतलब टैक्स, जमीन का जो रेंट अभी ले रहे हैं वो रेंट। क्लियर। प्रतिनिधित्ता किसान की भूमि का संपूर्ण विवरण पट्टा लिखकर दरबार में भेजना होता था। और ये क्या करता था, ये अधिकारी जो सरकार के जिला स्तर पर था, अधिकारी राजस्व अधिकारी, जिसको अमल गुजार कहते हैं, ये सरकार को भी भेजता था। अकबर के दरबार में भी डिटेल जाता था कि हमारे जिला अंतर्गत हमारे जो क्षेत्र है इसमें इतना रैयत है, इतना उनकी खाता है, इतना किसान फसल उपजा रहे हैं, इतना फसल का टैक्स हमारा आ रहा है, सारा वहां भी जाता था। एक यहाँ भी आपकी व्यवस्था है जो कि आप निदेशालय स्तर पर एक डिटेल डेटा यहाँ भी है जो कि आपकी गुलजार बाग ऑफिस है वहां रखा जाता है। ये प्रक्रिया शुरू से इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था और उस सब चीजों को देख करके वर्तमान जो भी स्ट्रक्चर आज तैयार हुआ है उन चीजों को स्टडी करते हुए कैसे पहले के लोग हुकूमत कर रहे थे, कैसी इतनी बड़ी व्यवस्था कायम हो रहा था, इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था और कैसे सब चीज मैनेज हो रहा था, तो सभी जगह सिस्टम स्ट्रक्चर तैयार किया गया। राजस्व संबंधी कार्यों से अलमगुजार की सहायता के लिए अब इसके साथ एक करकून को रखा गया, एक मुकद्दम को रखा गया, पटवारी रखा गया, कानूनगो रखा गया। इनके सब सरकार के अंदर में ये सब पदाधिकारी था और फौजदार होते थे। तो करकून का क्या काम था, ये इनके साथ होते थे, अमलगुजार के साथ होते थे करकून। इनका क्या काम होता था कि कागज तैयार करते रहना। ये सर जहां गए विजिट किए, मालूम चला निचले स्तर के कोई पदाधिकारी से आर्यन, हम इस पर बात करेंगे लास्ट में, आपके पास छोटा क्लास है, खत्म कर देते हैं। तो ये करकून का क्या काम था कि जो कलेक्टर साथ में घूम रहे हैं, अब उनको लगा कि यहाँ नीचे स्तर की कोई पदाधिकारी हमारा माइनस हो चुका है और यहाँ टैक्स हमें ज्यादा आना चाहिए था या किसी को टैक्स ज्यादा लग रहा है, तो उसकी संशोधित करके जो पर्ची तैयार करता था नीचे के पदाधिकारियों को भी देता था और ऊपर की जो सरकार में बैठे पदाधिकारी थे जिला स्तर पर उन्हें भी। करकून का था सेम काम मुकद्दम का भी था। पटवारी का काम था टैक्स वसूलने का जो कि मौजा के स्तर पर था। कानूनगो जो भी सारा चीज खाता खतिहान बही रखने का ये सारा चीज था। और फौजदार वह खेती जोग भूमि की सावधानी से नापी कराकर लगान निर्धारित करता था। अलमगुजार द्वारा एकत्र की हुई मालगुजारी, एकत्र की हुई मतलब जो कलेक्ट करके रखा हुआ था, कलेक्टर शब्द यहीं से आया, कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, कलेक्टर शब्द यहीं से आया। मालगुजारी का विवरण गांव के पटवारी के रजिस्टर में लिखा जाता था और गांव का जो पटवारी होता था उसके रजिस्टर में सारा चीज रहता था और समय पड़ने पर उसकी निरीक्षण किया भी जाता था और टाइम टू टाइम उसे निरीक्षण भी किया जाता था। क्लियर है? तो यहां तक चीजों को समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम समझते हैं। अब इसको और सा आसान शब्दों में समझे तो जो उसकी भाषा शैली है उसके अनुसार जिला स्तर पर एक इकाई सरकार ने तैयार किया और जिला स्तर से कंट्रोलिंग शुरू किया मौजा के स्तर तक, जिला स्तर से कंट्रोलिंग को शुरू किया मौजा के स्तर तक। तो परगाना वाले जो पदाधिकारी था वो भी इसके अंदर में आ गए, मौजा में थे वो भी इस स्तर में आ गए। उससे वही छोटे छोटे गांव में जो पटवारी रखा गया था उस पर भी कंट्रोलिंग करने लगा। तो जब कलेक्टर की विजिट होता है तो आप भी जहां कार्य में जाइएगा, जैसे ही आपके यहाँ मालूम चला कि हमारे शिविर में, जिस शिविर में आप काम करेंगे, डीएम साहब का विजिट आज है, तो उस दिन सबकी हालत खराब रहता है, पता नहीं क्या पता चल जाएगा, क्या गड़बड़ी पता चल जाएगा, नौकरी रहेगी कि चली जाएगी। इसलिए एक हुकूमत करने के लिए, एक शासन व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रशासनिक भय बना करके या कहें तो उसकी पावर को दिखा करके यदि सिस्टम नहीं डेवलप किया जाएगा तो बहुत बेहतर काम नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से बड़े पदाधिकारी भी लगाए जाते हैं। तो उस तरह से पूरी व्यवस्था मॉनिटरिंग था और नीचे से ऊपर तक सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने वाला भारतीय शासन व्यवस्था में मेडाइवल हिस्ट्री में कहें तो मुगल शासक था और बहुत संपन्न और समृद्ध साम्राज्य को चलाया पूरे भारत में। इसकी अपनी स्ट्रक्चर इतने स्ट्रांग था। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने देखा कि ये सरकार बनाया और नेक्स्ट अब हम लोग जो क्लास देखेंगे जो हमारा होगा ब्रिटिश शासन में क्या रहा है भू राजस्व का व्यवस्था, तो सारा चीज हम उसमें देखेंगे। तो मुगल साम्राज्य ऐसे इतना बड़ा साम्राज्य कायम नहीं था क्योंकि उसकी टैक्सेशन पावर बहुत जबरदस्त था और टैक्सेशन पावर के लिए क्या किया था कि टोडरमल को हायर किया था शेरशाह सूरी की सरकार से, वहां से लेकर के, क्योंकि वो एक लौता व्यक्ति था जो सर्वे की व्यवस्था को स्टार्ट किया था और सर्वे करके सारे टैक्स को लाने की व्यवस्था को स्टार्ट किया था।
सॉरी। तो अब जो है हम लोगों का ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सारा चीजें हम लोगों ने देख लिया और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बहुत चीज सीखने को मिला। ये पढ़ाने का मूल उद्देश्य था कि हमारी दायित्व निर्धारण हो, जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं इसका मतलब ऐतिहासिक तरीके से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निहित है इस कार्य के लिए। ऐसा नहीं कि सरकार आज इस पद को ले आया, आज इस पद को जोड़ दिया और जबरन मुझे ये कार्य में लगाया जा रहा है, नहीं। ये मैं ही वो व्यक्ति हूं जो इस काम को अच्छे से कर सकता हूं और मेरे द्वारा ही यह कार्य बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। इस संकल्प के साथ आप ज्वाइन करने जाएं और जब इस संकल्प के साथ आप ज्वाइन करिएगा तो निश्चित रूप से बेहतर परफॉर्म आप करेंगे। परेशानी तो होती ही है कार्य करने में, लेकिन चीजों को सीखना है और करना है। अब हम लोग एक ब्रिटिश हुकूमत का एक क्लास हम लेंगे और उसमें सारे बेसिक चीज को तो बता ही चुके हैं, सब चीज सभी शासन में रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो चेंजिंग हुआ है वो इंपॉर्टेंट चीजों को हम कल बता करके समाप्त कर देंगे। हाँ रोशनी, अब हम आपके प्रश्न काल को हम लोग देखेंगे। आपकी जो प्रश्न हैं उस पर हम लोग अब चर्चा करें। अब आप लोग एक एक करके प्रश्न जो आपके हैं करें। रोहित, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा आपका, और बहुत कुछ नहीं, एक चीज और हम बता दें आप लोगों को जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। ट्रेनिंग के बाद वो लोग जो 1 सप्ताह या 8 दिन का ट्रेनिंग रखने जा रहे हैं या 5-6 दिन का, जैसा कि हमको जानकारी मिल रहा है, तो ट्रेनिंग बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड रखने जा रहे हैं। काम करने में तो कठिनाई आएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे। एक लोग टेस्ट भी लेने जा रहे हैं, तो जो टेस्ट वो क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाना है, लगभग सारे क्वेश्चन की जवाब आपको पहले से पता रहेगा, वो सारे क्वेश्चन लगभग हम आपको करा देंगे। ज्वाइनिंग के बाद, ज्वाइनिंग आफ्टर, हम पहले 2-3 क्लास या 4 क्लास कंटिन्यू करेंगे उसी पर, जो कि आपकी क्वेश्चन सेशन होगा। ज्वाइनिंग से पहले कुछ और भी क्लास हैं जो बेसिक पढ़ा देंगे, लेकिन वहां जब जाइए तो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो, पहले से वो क्वेश्चन सब आपके दिए रहेंगे। क्लियर? अब रोशनी का प्रश्न था, सर एलआरसी ज्वाइनिंग का कुछ अपडेट दे दीजिए। 2 वीक ऑफ जून, 15 जून से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू है बेटा, हमने वीडियो में भी बताया था आप लोगों का, और सच में ज्वाइन कराने जा रहा है 2nd वीक से। ये मजाक नहीं चल रहा है और किसी प्रकार का इस माने मिथ्या बातें नहीं है। अनुभव राज आपको आके बता चुके कि ज्वाइनिंग होना है तो होना है। अब किसी का आ रहा है कि सर मेल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, तो वो सब प्रक्रिया डिपार्टमेंटल है, आते रहेगा। ज्वाइनिंग कब तक होगा? 25 तक। अमीन की ज्वाइनिंग हमको लगता है 25-26 तक हो जाना चाहिए। 15 से ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है क्लर्क का, एएसओ का, कानून गो, तो इन लोगों का तो मुख्यालय कराएगा, आप लोग को जिला में ज्वाइनिंग कराने जा रहा है। राजीव प्रकाश भूषण, सर ईमेल पे मैसेज नहीं आया है, टेक्स्ट मैसेज आया है। तो भाई इंतजार करो ना आप। टेक्स्ट मैसेज में क्या लिखा गया है कि आप प्रिपेयर रहिए, हम ज्वाइन कराने जा रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज इतना ही है ना, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको मैसेज मिलेगा कि ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले आप जान लीजिए कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है सब रेडी करके रखिए, जो काउंसलिंग में आप दिए हैं वो सब चीज रेडी करके रखिए, बस इतना ही है। पंकज का है, सर अमीन को मैसेज आया है कि पटना में इवेंट अटेंड करना है 2nd वीक ऑफ जून में, तो डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग होगा या पटना में? अभी तक जो हमें जानकारी है, जो यहाँ जिला ज्वाइन करना है पटना में, हो सकता है कि वो मिला पटना बुला के आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे दें इवेंट के लिए। अभी तो चल रहा है ना बिहार में, इतने नौकरी दिए, उसके लिए एक दिन आपको बुला लिया जाएगा कि पटना में ज्वाइनिंग लेटर लेने सभी आ जाइए। उस इवेंट के लिए आपको बुलाया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट में ही होना। अभी डॉक्यूमेंट में जितना आप काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखेंगे। खुशी मेडिकल बनवाएंगे ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद। एक बच्चे हमको कमेंट कर रहे थे यूट्यूब पर कि ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा। यस, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तभी आप योगदान करेंगे। ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा तभी आप ज्वाइन करेंगे, इसी को स्पष्ट जान। अब देखिए रोशनी लिख रही है, हाँ सर वही लिखा है। इवेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा शॉर्ट टाइम में। अब देखिए टाइम ड्यूरेशन, सीएम जो है से अभी इंगेज हैं, इस बात को आप समझ रहे हैं, ये तकनीकी कारण मैं बता रहा हूं। देश की प्रधानमंत्री की चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री की बनने की कार्यक्रम चल रहा है,
वहां बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर देश में बनने की कार्यक्रम चल रहा है। तो सीएम से कब इनको इस विभाग को फुर्सत मिलेगा? तो एक दिन हो सकता है कि आपको क्या नाम है, बापू सभागार में 5,000 के आसपास स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है सेलेक्टिव कुछ स्टूडेंटों को बुलाया जाए। हो सकता है जिनको मैसेज जा रहा है उन्हीं लोगों को सिर्फ कॉल किया जाए, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर सबको मिलना है मेल पर। ज्वाइनिंग लेटर सबको दिए जाना है, बस इतना जान लेंगे। राजीव प्रकाश भूषण, आप तो बोल रहे हैं 15 से, बट डिपार्टमेंट सेकंड वीक बोल रहा है। 15 से पहले ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। राजीव प्रकाश भूषण सेकंड वीक 15 से ही स्टार्ट हो रहा है, 10 तारीख से सेकंड वीक स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम है। हमने क्या आपको बताया राजीव प्रकाश भूषण जी? एएसओ, क्लर्क और कानूनगो की ज्वाइनिंग जो है पटना मुख्यालय में होना है, लेकिन सभी के लिए एक इवेंट का आयोजन पूरे बिहार में किया जाता है। कोई भी रिजल्ट अभी जो है, एक नया ट्रेंड आ गया है कि हमने भाई नौकरी दिया इतने संख्या में, इसकी क्रेडेंशियल क्रेडिट सरकार को जाना चाहिए ना। सरकार 10,101 लोगों की नौकरी बांट रही है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आपने देखा है ना, शिक्षकों का या अन्य पदों के लिए भी फोटो सोटो होगा ना आप लोगों को। कैसे सीएम साहब को पता चलेगा कि हम लोगों ने इतना इस विभाग में नौकरी दिया? के लिए तो काम करेंगे ना। आर्यन एग्जाम में आप यदि अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक दो तीन चीजें तो बेहतर है कि आपको पदाधिकारियों का नॉलेज में कह सकते हैं, या जहां आप वर्क प्लेस पर हैं वहां वहां आपकी बहुत सारे एडवांटेज हैं। डिस्क्वालीफाई करते हैं तो आपकी एक अलग चीजें मैसेज होता है। प्लस आप एग्जाम में यदि बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये अपेक्षा किया जा सकता है कि आप बेहतर नॉलेज रख रहे हैं आप। सर ज्वाइनिंग लेटर कब से आना शुरू? मेल पर जाएगा सभी लोगों को, उसी ज्वाइनिंग लेटर मेल पर जाएगा। अमर कुमार, अभी तो भाई प्रथम मिला ही नहीं है, बढ़ने की बात क्यों परेशान हो आप? होगा तो सबके लिए होगा, उसी बातें चल रही है। बढ़ा दी जाएगी तो आपके लिए भी बढ़ जाएगा। अमर जी समझ गए? अभी जो जिस नौकरी जिस कमिटमेंट के साथ फॉर्म भरे हैं वो सैलरी तो पहले प्राप्त हो, तब तो अब बढ़ने की बात करेंगे। हाँ सुरुचि, टेस्ट लिया जाएगा। चलेगा राजीव प्रकाश, उसी समय का जो आप काउंसलिंग में दिए हैं कोई डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं करेंगे, जो आप काउंसलिंग में दिए हैं उसको जरूर रखेंगे। निकिता, सर बीटीएससी का कोई अपडेट? बीटीएससी अब तो पहले समर वैकेशन खत्म हो जाए, कोशिश हम लोगों का है कि जुलाई में सुनवाई कराएं। बाद बाकी 6 अगस्त तो निर्धारित टाइम कोर्ट के द्वारा है ही। स्थिति सर, लैपटॉप के बारे में भी बताएं। लैपटॉप खरीदना होगा, ज्वाइनिंग लेटर में ही वो क्लियर करेगा कि डिपार्टमेंट देगा या आपको खुद से खरीद के आना होगा। खरीदिएगा खुद से तो महीना सैलरी 4,000 बढ़ा करके देगा, डिपार्टमेंट देगा तो 4,000 में सैलरी काट लेगा। 1 साल तक सैलरी 4,000 देता है एक्स्ट्रा बढ़ा करके। अभी का प्रश्न है कि ये जॉब सर आपके हिसाब से कितना साल चलेगा? देखो ये बहुत डिफिकल्टीज वर्क है। जितना आसान तरीके से अनुभव सर या कोई भी चीज़ें बता दे रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब आप ग्राउंड पर उतर के काम करने जाइएगा तो ऑब्स्टेकल ही ऑब्स्टेकल होगा, क्योंकि ये पब्लिक कंसर्निंग वर्क है। पब्लिक कहाँ कौन किस मिजाज के हैं, उनकी क्या सोच है, सारा कहानी वहीं से शुरू होता है। आपको जो रैयत मिलेंगे, आप जब सर्वे करने चलिएगा, ना वो डॉक्यूमेंट देंगे ना कागज देंगे, ना किन्हीं के पास कागज ही नहीं है, रसीद ही नहीं है, तो बस स्ट्रगल बहुत है, तो इतना जल्दी नहीं। लेकिन डिपार्टमेंट स्तर पर प्रेशर तो रहता है कि इतना दिनों में इतना कार्य को निपटा लेना है। हम खूब जल्दी मान रहे हैं तो मिनिमम यदि लगेगा, मिनिमम 4 से 5 साल मिनिमम। 2 साल टारगेट था, 4 साल से ऊपर बीत गया 20 जिला में, अभी तक के फाइनलाइज कहीं नहीं हुआ है। और ना प्रेशर में कमी है ना कार्य में कमी है, 4 साल बीत गया मिनिमम, हम बता रहे हैं। मिनिमम लगेगा तो 5 साल लगेगा। बाद बाकी जो कि इतिहास इसका है सर्वे का, जो 65 में 67 में 64 में स्टार्ट हुआ, 80 के आसपास स्टार्ट हुआ, 2003 4 5 तक के चला है। तो ये तो 11 से अभी तक चल रहा है, 11 से 24 हो गया।
स्पेशल सर्वे 11 से ही चल रहा है, 3 बार इसके नियमावली में ही संशोधन हो गया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी से बनवा के चाहिए क्या? ये आप कौन मांगा है आपसे कैरेक्टर? किसी भी स्टूडेंट का, व्यक्ति का कैरेक्टर क्या होता है? लास्ट एकेडमिक सेशन का। आप लोग खुरखार दुर्दांत अपराधी तो नहीं है ना? उसकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराना होता है तो डिपार्टमेंट कराता है। कौन बताए? कभी मैं किसी वीडियो में नहीं बोला हूं कि एसपी के यहां से कैरेक्टर बना के जाइए आप। कैरेक्टर एकेडमिक कैरेक्टर देखा जाता है, कहीं कैरेक्टर की जरूरत नहीं है। अब क्लियर हो गए? आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो ये कैरेक्टर किनकी माने चाहिए होता है? क्लियर हो गए सुरुचि? एसपी और डीएम जो आप कागज ले गए हैं बना करके आप काउंसलिंग में, उसके लिए एकेडमिक कैरेक्टर है तो चलेगा, ना भी है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो आज हम लोग यहाँ मुगल साम्राज्य का समापन हम लोग कर रहे हैं। बेसिक चीजों को देख लिए। एक क्लास और हम लोग ब्रिटिश हुकूमत को देख लेंगे। उसमें बहुत सारा चेंजिंग आया है, बहुत सारा रूल लाया, बहुत सारा पॉलिसीज लाया, और बहुत सारा चीज रियल मायने में सर्वे जो कराया, सर्वे अंग्रेज ही नहीं शुरू किया। जाते जाते बहुत कुछ चीज दे के गया है अंग्रेज। क्लियर हो गया? चलिए सर। आर्यन सर, एक यूट्यूब चैनल पे कार्ड दिखा रहा था जिसमें लिखा था SSMM, ये क्या है? हाँ? क्या कार्ड दिखा रहा था SSA, अमीन और जेई? ये क्या है मतलब? नहीं समझ पा रहे हैं आर्यन सर। ये तो बीटेक से एडमिशन कैंसिल करवाना होगा बेटा, करवाना होगा। वो यदि ज्वाइन करिएगा तो करवाना होगा। ज्वाइन करेंगे तो कराना होगा, क्योंकि जैसे ही जाइएगा तो बहुत सारा चीज आपका दिक्कत आने वाला है, क्योंकि आप उसको दिखा नहीं पाइएगा। एक ही सेशन में आप यहाँ वर्क कर रहे हैं, एक ही सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो बीटेक स्तर का लाभ आप आगे चल के लेना चाह रहे हैं, वो लाभ आपको नहीं ले पाएंगे। जैसे पीएफ अकाउंट वगैरह जो आप बन गया वो ही रहेगा। पीएफ अकाउंट नया कहीं जाइएगा जॉब में वो चेंज नहीं होगा। चलिए, कार्ड डिपार्टमेंट स्तर पर कोई कार्ड अभी तो दिया नहीं है, कहीं कहीं जिला वाइज बनाया है, लेकिन वो अमीन ही ऐसे अमीन लिखा हुआ है, इंजीनियर और जेई लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अमीन ही लिखा हुआ है, ऐसे अमीन लिखा हुआ है, स्पेशल सर्वे अमीन लिखा हुआ है। वो कोई कोई जिला में दिया भी है, कई जिला पर न भी है। सर जी बीटेक से एडमिशन कैंसिल, क्लियर हो गया अभी मुझे सर। चलिए ठीक है। मेडिकल टेस्ट भी करवाना होगा? यस, करवाना होगा। मेडिकल टेस्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है वो बन जाएगा स्थानीय स्तर पर, जो भी है जाइएगा 2-4-500 खर्च करिएगा, वो बना करके दे देगा, बहुत इशू नहीं है उस। सर हमें पूछना है कि टेस्ट मैसेज आया है, ईमेल में नहीं आया, इससे ज्वाइनिंग लेटर आने में कोई प्रॉब्लम? भाई राजीव प्रकाश भूषण, आप तो ऐसा प्रश्न बोल रहे हो, जब टेक्स्ट मैसेज आपको गया है तो इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट के पास, आपने फॉर्म भरा था कहाँ? पीसीसी में, सारा डेटा आपके पास बीसीसी के पास है। और टेक्स्ट मैसेज कौन भेज रहा है आपको? गवर्नमेंट बिहार, भू राजस्व विभाग। इसका मतलब आपकी कंफर्मेशन है तब तो आपको मैसेज किया जा रहा है। रोहित का है पीआरडी में वैकेंसी पेपर में आया है सर 15,000 प्लस, 100 वैकेंसी है आपको, 100 कुछ, 100 वैकेंसी है। आर्यन राजू कुमार, बिहार के जॉब में 25 मार्क्स के वेटेज मिलेगा सर? बहुत भाई, ज्वाइनिंग करने से पहले सब चीज आप लोग जान लो। 25 मार्क्स का वेटेज क्या क्या, बहुत सारा कहानी है भाई। ज्वाइन करो ना, उसके बाद की चीजें क्या क्या होगा देखा जाएगा। रुचि कुमारी, ज्वाइनिंग के बाद सुरुचि, टेस्ट रिलेटेड क्लास जब जैसे ही ज्वाइन करा देगा उसके बाद 4-5 टेस्ट लेंगे लगभग, उससे सारे क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा। कंटिन्यू 1-2 दिन 3 में करके क्लास उस सारा क्वेश्चन करा देंगे, तब तक हम कोशिश करेंगे कि 2-4 टॉपिक पढ़ा भी दें आप। रोशनी 105 क्या लिख रहे हो बेटा? रोशनी 105 क्या कुछ लिख रहे हैं आप?
हाँ, उसमें कई तरह का पोस्ट है मिस्टर रोहित, उसमें कई तरह का पोस्ट है। इसमें 100 समथिंग पोस्ट हैं आपका, और भी चीज़ें हैं, अलग-अलग पोस्ट हैं, टेक्निकल पोस्ट और भी हैं पीआरडी वैकेंसी में। सर जी आपके गाइडेंस में बहुत चीज़ न्यू सीखता है। थैंक यू अभी। और आंसर सब कहता है अमीन कहीं तो जॉब बड़ा थोड़े है। आज के डेट में आर्यन जी 2 पैसा कोई फोकट में दे दे तो मुझे बता देना बेटा। और घर के लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, और घर में भैया या छोटा भाई या पड़ोसी यदि बेरोजगार हैं, उनसे बोलना कि हर महीने का 25,000 रुपया कमा करके दिखा दो। आज की वर्तमान सिचुएशन में 2 रुपया कोई किसी को देने वाला नहीं है। ये बेकार की बातें करते हैं लोग। जॉब खराब है अमीन का जॉब, भाई तुम निकाल के अमीन का जॉब ही दिखा दो ना, उसके बराबर पद का उतने सैलरी का नौकरी लेकर के दिखा दो ना। बोलने के लिए कुछ भी बोलता है लोग। भाई किसी की फैमिली उसी से चलेगा, किसी की परिवार में 2 रुपया का कंट्रीब्यूशन वहीं से जाना है। जिनको अच्छा नहीं लग रहा है छोड़ के जाओ, आप मत ज्वाइन करो। जिन्हें माना किया है, कोई जबरदस्ती है क्या? किसी के साथ नहीं है। तुमको भाई मोरल अलाउ नहीं कर रहा है, तुमको मान सम्मान में ठेस पहुंच रहा है, तुम्हें तकलीफ, मत ज्वाइन करो। आप आगे की तैयारी करो, एसएससी जेई क्वालिफाई करो, बीटीएससी जेई आने वाला है उसकी तैयारी करो। इससे भी मन नहीं भरता है तो आगे एसडीएम डीएसपी की तैयारी करो बीपीएससी के। इससे भी मन नहीं भर रहा है तो यूपीएससी के लिए लगो, डीएमएसपी की तैयारी करो। जिनकी जरूरत नहीं है काहे के अमीन में पड़े भाई। बहुत अवार्ड मिल गया, तुम्हारा रिजल्ट हो गया, घर वाले को बोल दो देखो मैंने रिजल्ट कर लिया, अब मुझे बड़ी पदों की तैयारी करनी है। नहीं मिस्टर आर्यन, डिमोटिवेट होने की क्या जरूरत है? क्या मेरी जो फैमिली स्ट्रक्चर है, मेरी जो फैमिली जिसू है, वो कोई जानता है क्या? हम किसी की फैमिली इशू को जानते हैं क्या? आपकी फैमिली में 2 रुपये की अभी जरूरत है, कोई आदमी जो कहता है वो आपकी फैमिली को हेल्प करने आ जाएगा क्या? सारी बातें नॉनसेंस वाली बातें हैं, सारी बातें नॉनसेंस वाली हैं। वो वही लोग कह रहे हैं जो खुद के पास नहीं किए होंगे, मैं बता दे रहा हूं आपको। अच्छे अच्छे तिस्मार खां वाली शब्द वही लोग सुना रहे होंगे जो एलआरसी की एग्जाम पास ना भी किए होंगे। अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको मोरल सपोर्ट नहीं करता है, हमारे यहां भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं या मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं जिनकी मोरल सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी बातें हैं। आप मत ज्वाइन करिए, आपके पास टाइम है, आप लगे रहिए, आप जेई बन जाइए। इससे भी मन संतुष्ट नहीं हो रहा था, और बड़े बड़े पद हैं उसकी प्रिपरेशन करिए। किसी ने किसी को रोका है क्या? नो नो बेटा नो, 2 रुपया किसी का कोई देने वाला नहीं है, कोई नहीं देने वाला बेटा। आपकी फैमिली क्या स्थिति में, हाँ फादर आपके अच्छे जॉब में है, अच्छे पद प्रतिष्ठा पर है, फैमिली में पैसे की अभी जरूरत नहीं है। हाँ आप बेकार टाइम ना दें। आपकी फैमिली यदि पटना में रह करके कोचिंग क्लास करा करके रूम रेंट भाड़ा दे करके अच्छे से पढ़ाने में सक्षम है तो ये डिसाइड कर लीजिए, तब आप जॉब ना ज्वाइन करिए, आगे की तैयारी करिए। आपके पास बड़ा भविष्य है, बड़ा कैरियर है, तो ये प्लानिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी फैमिली में पैसे की इश्यूज हैं, आपकी फैमिली के 2-2 रुपये की जरूरत है, आपको कमाने की जरूरत है, आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की जरूरत है, ऐसे स्टेज में मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप नौकरी छोड़ दो। और दूसरे किसी के कह देने से कि मेरा काम छोटा है, कभी काम छोटा नहीं होता है, कभी काम छोटा नहीं होता है। किसी के कहने से काम छोटा नहीं होता बेटा, कभी नहीं। जिनको जो कहना है कहने दो, अपना हमारा फैमिली हमारा है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। सिंपल सा बातें हैं कि आप, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आएगा तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? मेरी स्वास्थ्य खराब हो गई, मैं पहली प्रायोरिटी अपनी स्वास्थ्य को दूंगा, आपके क्लास को नहीं दूंगा। मैं जिंदा रहूंगा तब अब मैं आपको देखूंगा। बहुत क्लियर कट आप रखिए। ये मत सोचिए कि आप कितनों चिल्लाइएगा कि मेरी स्वास्थ्य, मैं मर रहा हूं, हॉस्पिटल में भर्ती हूं, आप चिल्लाते रहोगे सर क्लास नहीं ले रहे हो, क्लास नहीं सुनूंगा। मैं अपनी जिंदगी बचाऊंगा पहले। हाँ अंगूर नहीं मिला तो बेटा अंगूर खट्टा है, मिल गया तो उसको सिखा रहा है कि तुम छोड़ दो, इसलिए छोड़ दो। कुछ लोग ये भी साजिश कर रहे हैं जो कटअप के बाउंड्री के आसपास जो है 150 रेंज में, 200 का रेंज में, 500 का रेंज में है, वो भी इस तरह की बातें बोल के भड़का रहे हैं कि छोड़ देगा तो जैसे ही कटअप डाउन होगा, बेटिंग वाले हम हैं, फट से घुस जाएंगे। ये इस तरह का मतलब क्या ही बताएं बच्चों के साथ। इस तरह जिसको नहीं करना है नहीं करेगा, किसी के कहने से नहीं करेगा, उसकी अपनी मर्जी है, वो खुद से डिसीजन लेगा।
सारे बच्चे जो ज्वाइन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, सभी 18 साल से अधिक उम्र के और वयस्क नागरिक हैं। उनको सोचने समझने की ज्ञान है। हमारे और आपके कुछ भी कह देने से नहीं सोच लेंगे, उनकी प्रॉब्लम उनकी है। यस। मनीष, कोई किसी को मानसी लिख रही है, कोई किसी को 2 रुपया नहीं देता है। नेट, सॉरी रोहित, अभी आगे बताएंगे ये प्रश्न का। रोहित लिख रहे हैं कि बोलता है अमीन में बहुत इनकम होता है, तो कैसे होता है? या समय आएगा तो जान जाएंगे कैसे होता है इनकम, समय के साथ जान जाइएगा। बहुत सारा चीज जानने की जरूरत होता है, जब जाइएगा तब। अब बहुत इनकम करता है तो नौकरी भी बहुत जल्दी जाता है, ये भी जान जाइएगा आप। ये जय सिंह के नेतृत्व में आप लोग काम करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इन सब तरह की मानसिकता लेकर प्लीज मत ज्वाइन करिए। एक नजराना शब्द है हमारे सर्वे में, तो कहते हैं उपहार। आपके किए कार्य अच्छा होंगे, खुशी से आपको उपहार मिल जाएगा, और इतना सारा उपहार मिलेगा उससे बहुत कुछ कर लीजिएगा। बहुत लोग तो आईफोन भी रख रहे हैं, अमीन साहब लोग। बहुत लोग तो ये टॉप सीरीज आया सैमसंग का, वो सब लेकर के घूमते हैं लोग। सबका अपना अपना है, तो हम क्या है किसी को बोलने जाएंगे। जो जितना सीखेगा, जो जितना टेक्निकल चीज को जानेगा, जो मेहनत करेगा, वो बेहतर कर पाएगा। इसमें सारा काम टेक्नोलॉजी से समझने का है, काम करने का तरीका का है। वो बहुत सारा चीज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। अभी बोल रहे हैं बेटिंग वाले ज्यादा बोलते हैं, चलो कोई नहीं। शिवम कुमार, सारा डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही बनाना है। डॉक्यूमेंट शिवम सारा आपका बना हुआ है, सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। जो डॉक्यूमेंट बताएगा कि किससे बनाना है, सीएमओ से बनाना है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर से बनाना है, वो सारे चीजें वो ज्वाइनिंग लेटर में डिफाइन करेगा। क्लियर है? बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध हैं। हाँ तो रोहित मिल जाएगा आपको। यहाँ बहुत सारा चीज ऐसा सिखा देंगे ना, फिर कमाल हो जाएगा। फिर जेई लोग तरसने लगेंगे आपको जान करके, अच्छा अमीन साहब ऐसा होता है, ये फॉर्च्यूनर वाले अमीन साहब है, लेकिन बेटा दिखाना मत। एक चीज 2-3 चीजें और सीख लो आप लोग जाते जाते, 2-3 चीजें। मैं बोलूं थोड़ी, बहुत देहाती भाषा का प्रयोग करता हूं और आप लोग को अच्छा लगेगा। आर्यन बोल रहे हैं, खाना, खजाना और जनाना दिखावे की चीज नहीं होता है बेटा। फिर से सुन लेना, खाना, खजाना और जनाना ये दिखावे की चीज नहीं होता, भरम में मत रहना। अभी देख रहे हो नहीं, इतना सारा मामला आ रहा है ना, शॉर्ट्स बना बना करके घर में, घर की सारी बहुएं लग गई हैं शॉर्ट्स वीडियो। बहुत प्रॉब्लम बढ़ गया उनके घर में, उनके घर में शांति उनती नहीं है। जिसने अपने पैसे की खजाना दिखा दिया, उनकी खजाना खाली हो जाएगा। अच्छा खाना खा रहे हो और पड़ोसी दोस्तों को दिखा रहे हो, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। क्लियर? ये 3 चीजें जीवन भर के लिए याद रखना। 3 चीजें जीवन भर के लिए याद रखना। जितना ढक के चलोगे उतना खुशहाल रहोगे, जितना दिखा के चलोगे उतना बर्बाद हो जाओगे। क्लियर? लाइफ में अशांति लाने की क्या जरूरत है? लाइफ बहुत खुश रहने के लिए मिला है। अभी क्या हम बताएं, हम तो नहीं बोलना चाहिए, बच्चे बोलेंगे ऐसे। हम घर में बेटियों को बहुओं को देख रहे हैं, एक मोबाइल उठाया, लिपसिंग कर रहा है, वो शॉर्ट्स बना रहा है, तरह तरह की घटनाक्रम हो रहा है, उनकी अपनी जिंदगी खराब हो रही है, उनकी फैमिली स्थिति खराब हो रहा है। ये सब क्या करने की जरूरत है? दिखावा करने की थोड़ी जरूरत है। जिंदगी इंजॉय करने के लिए मिला है, इंजॉय करो ना। चलो, वेलकम प्रीति, खुश रहिए और इन सब चीजों को ढक के रखिए, और ढकिएगा जितना उतना अच्छा रहेगा। चलिए, तो हम लोग समझते हैं कि कल फिर क्लास में मिलेंगे सब्जेक्ट। और बेटा हम इसके लिए फिर से सॉरी बोलते हैं कि स्वास्थ्य थोड़ी बहुत खराब है। एक्चुअल है कि बीपी का प्रॉब्लम है, और ये ज़्यादा थोड़ा हार्ट डिजीज होने के कारण यहाँ काफ़ी पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा। तो ना हम ज़्यादा बोल सकेंगे ज़्यादा लंबे समय तक, इसके कारण हम क्लास नहीं ले रहे थे, और कोई इशू नहीं था।
बाद बाकी चीज़ें आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ था, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, और हम आपके साथ 3 साल तक बने रहेंगे। हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग वैसा हो कि आज कार्य ये डिफाइन हो गया पूरे बिहार में कि अभी चलो किश्तवाड़ी का काम शुरू हो गया। आप काम करते जाओ, अब प्रॉब्लम आए तो वहां से पूछते जाओ कि सर यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज नहीं समझ रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर आप करते चले जाओगे। मेरी बात समझ गया ना? बाद बाकी जो परीक्षा होने वाला है ना वो पास कर जाओ। इतना चीज देंगे, इतना चीज दे देंगे ना कि उसमें से एक क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा, एक चीज भी नहीं छूटने जा रहा। इसलिए हमने रखा है सप्ताह में 2 दिन ही क्लास आप लोगों को, सप्ताह में 2 दिन ही क्लास इसलिए रखा है कि हम लास्ट वीक हम लोग चीजों को सीखेंगे, और 4-5 दिन जब आप काम करेंगे उसमें जितने ऑब्स्टेकल आएगा कॉपी में लिखते रहिएगा कि हमको अब किससे पूछिएगा। तो आपको आसान है, अनुभव सर मिलेंगे सैटरडे को इवनिंग में, हमको पहले पूछ लेना। उस समय जो क्लास होगा कि आपके काम में क्या क्या ऑब्स्टेकल हुआ है, क्या क्या, वो पहले ही पूछेंगे। अभी जैसे क्लास के बाद चीजें पूछते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन होता है या डॉट्स पूछते हैं, वो हम पहले पूछेंगे, तो फिर हम उन चीजों को जब डिफाइन करके बता देंगे, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। और मक्खन की तरह मैं बता रहा हूं कि जितने भी हमारे यहाँ अमीन की क्लास कर रहे हैं बंदा है, पूरे बिहार में कोहराम मचा देगा, कोहराम। और वो जाना जाएगा कि कोई बंदा आया है सीख करके काम, दावे के साथ। और बाद बाकी रोहित जो नजराना के लिए बेचैन है वो तो स्वतः मिलता रहेगा, स्वतः मिलता रहेगा। ऐसा तरीका, ऐसा ट्रिक सीखिएगा काम करने का, क्लियर हो जाएगा। चलिए, वेलकम नीलूत, वेलकम पंकज। चलिए, बहुत हताश होने की जरूरत नहीं बेटा, बहुत आसान वर्क है, बहुत आसान वर्क है। इसमें क्या है ना कि हम आपको मान लो कि सारी चीजें बातें किताब में, मैंने तो किताब ही बताया आपको, लिखी पढ़ी हुई है, लेकिन चीजों को समझाना होगा तो आप खुद से पढ़ सकते हो। मैंने तो किताब बताया ना, किताब जाकर खरीद लो, आप खुद से पढ़ लो, लेकिन वो उससे आपकी क्लियर नहीं होना, उससे वो क्लियर नहीं होना जब तक आप चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा। जैसे अभी एक मलगुजारी शब्द, ऐसा शब्द है आप समझ नहीं पा रहे, अब उसको आसान भाषा में होता है टैक्स होता है बेटा, रेंट होता है, आप समझ गए फट से। ये चीजों को प्लस उसको ग्राउंड पर कैसे उतारेंगे, ग्राउंड पर कैसे काम करेंगे, अब काम करने में प्रॉब्लम, यही मेन ट्रेनिंग है। अब मान लो पब्लिक कंसर्निंग वर्क है, पब्लिक से मिलने जा रहे हो, कैसे बोलना है, क्या बात को रखना है। अब सामने वाला ऐसा आदमी मिलेगा, गांव का देहात गवाड़ा आदमी, आप बोलने जाओगे ऊपर से 2 बात बोल देगा मोरल, क्या ही बोले, सुबह सुबह आए, सुबह सुबह मुंह बना दिया, ये आदमी कैसा, एक से एक आदमी मिलेगा। दिन रात तो ऐसे लोगों से पला पटना है, भर मुंह आपको रजनीगंधा तुलसी खा करके आएगा, और तिरंगा पान पुड़िया गुटखा खा करके आएगा, सामने बात करेगा मुंह पर थूक देगा, अब आपको लगे कैसा आदमी बेहुदा से पला पट गया, कुछ बोल भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हो, उसका नौकर हो, वो मालिक है, उसके लिए आप गए हैं। तो कैसे काम करेंगे, पैनिक नहीं होना है, बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है। आज के तो बच्चे हमारे तुरंत पैनिक हो जाते हैं, तुरंत ही पैनिक हो जाते हैं, उनको कुछ भी बोल दो तुरंत गुस्सा हो गए, मुंह बना लिए, अरे समझने की बात ही नहीं करेंगे कुछ भी। तो हम एक काम करने जा रहे हैं, अब हमारा स्टूडेंट लाइफ से जॉब लाइफ कन्वर्ट हो रहा है, हम वर्क करने जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी अब बढ़ने वाली है, इन चीजों को याद रखेंगे आप। चलो, वेलकम अजय, वेलकम। चलो, थैंक यू आर्यन। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं बेटा, बहुत लंबा समय हो गया, आप ज्यादा लेना नहीं चाहेंगे, और थोड़ा थोड़ा चीज सिखाते जाएंगे, क्लास बाई क्लास मजा आ जाएगा। रोशनी का प्रश्न है कि कुछ लोग बोल रहे थे लड़कियों के लिए बहुत चैलेंजिंग वर्क है, और बेटा मैं थोड़ा इस पर भी कुछ कमेंट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। सोचो 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 सोचो, एक चीज सोचो, सिर्फ बेटी के लिए एक प्रश्न मैं बोल रहा हूं, ये एलपीजी गैस की सुविधा नहीं था तो हमारे यहां घर में खाना कैसे बनता था? लकड़ियों पर, कोठियों पर, जो वो क्या बोलते हैं, गांव में जलावन की तैयारी करते थे, उससे खाना पकता था। सम्मिलित सामूहिक परिवार होता था, एक घर में 25 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, 10-10 केजी आटा गूंथना पड़ता था। अब वो भी दिन तो चला, वो भी चैलेंज तो हमारी घर की बहु बेटियां ने लिया। 20-20, 25-50 आदमी को पेट में भोजन बनाकर, कितना चैलेंज है। वहां चैलेंज आपको नहीं दिख रहा, हर जगह चैलेंज है, हर जगह मेहनत करने की जरूरत है। आप उससे क्यों भाग जाएंगे, उससे क्यों भाग जाएंगे? आप कॉलेज में पढ़ने गई बेटियां
क्या लड़कों से बात नहीं हुआ, टीचरों से बात नहीं हुआ, फ्रेंडों से बात नहीं हुआ? जस्ट आप उस गांव में जाएंगे तो गांव के चाचा से आपकी भी बात नहीं किए, गांव के भैया से नहीं बात किए, तो क्या दिक्कत है? आ गया आप वहां एक पदाधिकारी, एक कर्मचारी के रूप में वहां जा रहे हैं, आप अपनी दायित्व के साथ जा रहे हैं, आप भी उस कंसर्निंग वर्क को करेंगे। क्या चैलेंजिंग है? अब बेटियां हमारी जो ज्वाइन करने जा रही हैं वो चाहेंगे एसी का रूम, आराम से रूम में बैठ के काम करें, तो भाई माफ करिएगा, ये फील्ड जॉब है, चेहरे की रौनक तो गायब होगा ही। ये फेयर एंड लवली और ये सब चीज कोई काम नहीं करने वाला है फील्ड में, इसकी कृपया छोड़ दें। आप एक गए हैं पब्लिक सर्वेंट बन करके, आपको काम करना होगा उस मालिक के लिए जिसके लिए आप तनख्वाह और सैलरी ले रहे हैं। आपकी तनख्वाह और सैलरी कहां से आता है? वो पब्लिक के द्वारा चुकाया गया टैक्स से। जो घर में यूज करने के लिए नमक, तेल, लहसुन कुछ भी चीज खरीद रहा है, जीएसटी पेड करा, उसी से आपकी सैलरी मिल रहा है, उसी से आप पेमेंट लेते हैं, इसलिए वो मालिक हैं आपका। काम तो करना होगा। हाँ, वही क्या बोलते हैं, गोईठा या क्या था उस तरह में करे, तो इसलिए रोशनी चिंता नहीं करना है, काम तो कहीं भी चैलेंज। अब चैलेंज सिविल इंजीनियर, एक चीज और सुनो, सिविल इंजीनियर यदि चैलेंज नहीं लेगा तो निर्माण नहीं करा पाएगा। आपने तो पढ़ाई किया है चैलेंज लेने के लिए, आपको तो चैलेंज लेना होगा। बिना चैलेंज का कैसे आप बेहतर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बेहतर करना ही होगा आपको। क्लियर है? तो बहुत चैलेंज नहीं है, पब्लिक कंसर्निंग वर्क है, फील्ड जॉब है, ये बातें ठीक है, बहुत चैलेंज नहीं। आपकी स्वभाव, आपकी व्यवहार, आपके व्यक्तित्व कितना बेहतर है ये बहुत जरूरी है। आप अच्छे हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हिला दे, क्योंकि आप दृढ़ संकल्पित हैं। पूरा बिहार एक तरफ है, अनुभव राज एक तरफ है। 2014 में संकल्प लिया था कि बिहार में रिटन एग्जाम के तहत ही बिहार में जेई बहाली होगा। आज तक मैं लड़ रहा हूं, जब तक यह व्यवस्था नहीं होगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा, लड़ूंगा। सफलता मिलना ना मिलना अपने जगह पर, लेकिन मैं कोशिश करना बंद नहीं करूं, मेरी तैयारी है। उमेश जी बहुत अभी ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सुधार है, सुधार है, थोड़ा पेन है अभी, लेकिन ठीक है। बिल्कुल, हम लोग चैलेंज लेने के लिए आए हैं। मान लो कि कैसे काम होगा, सभी लोग हम सोचेंगे, सारी बेटियां सोचेंगे, सारे बेटे सोचेंगे, ये सर धूप में निकलना पड़ता है, 44 डिग्री टेम्परेचर है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, जाना पड़ेगा, फिर सर्वे नहीं होगा। गांव में जो चाचाओं के बीच विवाद है वो क्लियर नहीं होगा। हर जगह तो चाचा होंगे ना, आपके घर की खुद की जमीन का विवाद है, उसको कौन सॉर्ट करेगा? वो किसी के बेटे जो हैं आपके जैसे अमीन बन के, कानूनगो बन करके, एसओ बन के जा रहे हैं, तो वो भी किसी फैमिली की बच्चा है, किसी फैमिली की इशू को सुनने जा रहे हैं। वो जाएंगे नहीं तो समस्या सॉर्ट तो होगा नहीं। तो विवादों को भी खत्म करना ये मुख्य प्रायोरिटी में है सरकार का। विवाद खत्म हो, इस सर्वे के माध्यम से सब चीजें क्लियर हो जाए, सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चैलेंजिंग वर्क है, चैलेंज लेना है और चैलेंज के साथ काम करना है, और चैलेंज से कभी माने डरना नहीं है, हताश नहीं होना है, कभी नहीं हताश होना है, कभी नहीं हताश होना है। क्लियर है? चलो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में कोई प्रश्न नहीं होनी चाहिए कि छोड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्लियर कंसेप्ट है। उटपटांग प्रश्न नहीं करना है, जो टॉपिक रिलेटेड है उसी पर बात करना है, जो आपकी जानकारी की चीज है बिना पूछे मैं स्वतः अपडेट दे दूंगा। रोशनी बेटा, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं जो ज्वाइन करेंगे, और बेस्ट परफॉर्मेंस आपका रहेगा अपने शिविर में, बेस्ट, डरने की जरूरत नहीं है। जब आप जाएंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, तो कैसे एक बदलाव आएगा, चेंजिंग कैसे आएगा, परिवर्तन कैसे आएगा? लोगों को लगना चाहिए कि बेटी भी ये काम को कर सकती है। हम बेटी को कमजोर क्यों समझें? मेरी घर अपनी खुद की, मेरी 2 बेटी है, मैं तो कभी कमजोर समझा ही नहीं हूं। मेरे बेटे से बहुत अच्छा बेटी कर रही है, मेरी खुद की 2 बेटी है, बेटे से बड़े हैं, उसको बेटा ही बोलते हैं, बेटी बोलवे नहीं करते हैं। हम बेटी शब्द ही डिलीट कर दिए। हम उसको कमजोर क्यों बनाए? बेटा को बेटा बोले, उसको भी बेटा बोलते हैं, क्या ही दिक्कत है? सारी चीज बेटा की तरह है, इसलिए कभी नहीं सोचना हम कमजोर क्यों है भाई। कोई राक्षस नहीं बैठा जो मुझे निगल लेगा, मैं सही हूं, मैं स्ट्रांग हूं, किसी की ताकत नहीं जो मुझे आंख उठाकर देख दे। जब आप खुद कमजोर होंगे, दुनिया तो आपको सताने के लिए बैठा है, दुनिया तो बहुत
बहुत बहुत रंगीन है, बहुत दुनमड़ी है, उसको सोचिए मत। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।